So now that we are the topic that we are starting with is your different authorities are made for solving the disputes in this chapter in this code. ठीक है, तो हमारी वो अलग अलग अथॉरिटीज कौन सी है, पहले आप उनके नाम देख लो. हम ना, अगर हमारे बीच कोई भी झगड़ा हुआ, मतलब अपने एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच झगड़ा होता है, तो वो लोग वॉलेंटरीली खुद ही मैटर को लेके जा सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं टू द आर्बिट्रेशन. तो पहला अथॉरिटी. सेकेंडली, they can also refer the matter to the conciliation officer. Okay, now अगर मैटर बहुत बढ़ते जा रहा है और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास भी मैटर जा सकता है. ठीक है, चार अथॉरिटी. देखो, हम लोगों ने ऐसे, आप टेक्निकली देखोगे ना, तो हमने चालू किया था विथ कमिटी, जिसमें आपको दिया हुआ था वर्क्स कमेटी एंड ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी. नहीं मैटर सॉल्व हुआ तो हम आर्बिट्रेशन के पास भी जा सकते हैं वॉलेंटरीली, या कंसिलेशन ऑफिसर के पास जाएंगे. ठीक है, अब कमिटी का मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे है, जहां पे झगड़ों को सुलझाया जा रहा है. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन हमारा आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, तो अभी भी समझ सकते हैं कि झगड़ा एक छोटे स्टेज पे चल रहा है. बट नाउ इफ दैट डिस्प्यूट इज नॉट सॉल्व्ड, ठीक है, बाय द कमिटी और बाय द आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, नाउ द डिस्प्यूट विल गो टू ट्रिब्यूनल. और ये है हमारी नॉर्मल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. एक और है विच इज नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास मैटर कब जाएगा? अब झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि एक एस्टैब्लिशमेंट और एक स्टेट से बढ़ के एक से ज्यादा स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, या अब जो झगड़े का मैटर है इट इज अफेक्टिंग द नेशनल इंपॉर्टेंस. नाउ द कंसर्न एंड द मैटर इज अफेक्टिंग द नेशनल इंपॉर्टेंस. तो इस केस में ना मामला सीधा जाएगा किधर? नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास. तो आप ऐसा समझ सकते हो, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अथॉरिटीज. ठीक है, अब ये अथॉरिटीज ना काम कैसे करेगी, इनमें कितने टाइम में एप्लीकेशन करने का, डिसीजन कैसे आएगा, वो अलग अलग प्रोसीजर आपको पढ़ना है. तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन. ठीक है, हम लोग ना अब इस टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं, तो हम लोग अलग अलग अथॉरिटीज के बारे में बात करने वाले हैं. इन अथॉरिटी को कौन बनाएगा, कब बनाया जाएगा, और कैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजरिंग चलेगा. तो पहला हम लोग किसके पास जा रहे हैं, तो आपस में ही ना म्यूचुअली द पार्टीज, बोथ द पार्टीज जिसके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, कौन? एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. डायरेक्टली वो लोग म्यूचुअली मैटर को लेकर जा रहे हैं, कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंटरी अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं विद द आर्बिट्रेटर. ठीक है, सो मैटर उधर. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दैट अथॉरिटी. देखो, सबसे पहला अथॉरिटी हम लोगों को दिया हुआ है वॉलेंटरी रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट्स टू द आर्बिट्रेटर. ठीक है, आर्बिट्रेटर और कंसिलेटर जब हम लोग वर्ड बोलेंगे, इसका मतलब ही क्या हुआ? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे ना जो दोनों पार्टीज है वो म्यूचुअली डिसाइड कर रही है कि हम लोग झगड़े को, मैटर को रेफर करेंगे आर्बिट्रेटर के पास और मैटर को सॉल्व कराएंगे. ठीक है, अब आप लोगों ने आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एंड मीडिएशन एक्ट पढ़ा था जेआईजेएल में. ठीक है, उसमें एक प्रोसीजर दिया होता है कि आर्बिट्रेशन का मैटर प्रोसीजर किस तरीके से चलता है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री कर लेंगे, सेटलमेंट होगा या तो सेटलमेंट नहीं होगा. ठीक है, जो भी केस होता है उसमें हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, इन राइटिंग लिखते हैं कि क्या सेटलमेंट आया है, और इसमें ना दोनों पार्टी साइन करता है. ठीक है, सब कुछ रिटर्न में लिखना कंपलसरी है. तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में इस तरीके से राइटिंग में नोट डाउन किया जाएगा, साइन कराया जाएगा, और कौन कितने आर्बिट्रेटर ने ये मैटर रिजॉल्व किया वो भी लिखा जाएगा. ठीक है, अब आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होने चाहिए कि इवन नंबर? ऑड नंबर में होना चाहिए, तभी डिसीजन आ पाएगा. अगर इवन नंबर के आर्बिट्रेटर है, ठीक है, मतलब सोचो 4 आर्बिट्रेटर्स आर देयर और 2 और 6 और व्हाटएवर, तो दोनों में हो सकता है कि इक्वल इक्वल हो जाए. तो इक्वल इक्वल में फाइनल डिसीजन किसका होगा? तो यहाँ पे ना हम लोग एक अंपायर को अपॉइंट करेंगे. अगर डेडलॉक सिचुएशन आ गया तो अंपायर का डिसीजन फाइनल होगा. समझ में आया? नाउ अच्छा, अब जो हमारे बीच में, हमारे एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच में सेटलमेंट आ गया और उसकी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हम लोगों ने बनाया, अब इसकी कॉपी किसको देने की? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देने की एंड कंसिलेशन ऑफिसर को भी देने की. ठीक है, अब ये एक बात बताओ मुझे, जब हम लोग आर्बिट्रेशन के पास गए मैटर को सुलझाने के लिए, चाहे हम आर्बिट्रेशन के पास जाए, कंसिलेशन या ट्रिब्यूनल के पास जाए, क्या हम लोग झगड़े को सुलझाने के लिए एक बाजू केस कर रहे हैं एंड सेटलमेंट कर रहे हैं, क्या उसी सेम टाइम साइमल्टेनियसली स्ट्राइक और लॉकआउट कर सकते हैं?
मतलब आप एक बाजू झगड़े को सुलझाना भी चाह रहे हो और एक बाजू झगड़े बढ़ाने के लिए स्ट्राइक और लॉकआउट पे भी जा रहे हो, क्या ये चीज होगा? नहीं। तो प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट ड्यूरिंग द सेड पीरियड। ओके, अब यहाँ पे ना ये आर्बिट्रेशन में मैटर गया, बट जो आर्बिट्रेशन एक्ट है ना उसके प्रोविजन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझो, हम लोग यहाँ पे झगड़ा सुलझा रहे हैं, हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो हमारा वो वाला जो एक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो पहला अथॉरिटी वॉलेंट्री रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, कब एप्लीकेबल होगा? तो जब एम्प्लॉयर एंड वर्कर म्यूचुअली अग्री करते हैं कि हम मैटर को आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। ठीक है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? तो इसमें एक रिटर्न अग्रीमेंट होगा, दोनों पार्टी साइन करेगी और कितने आर्बिट्रेटर थे वो भी हम लोग लिखेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं तो एक अंपायर को अपॉइंट किया जाएगा इन द डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन मतलब दो जन यस बोल रहे, दो जन नो बोल रहे, डेडलॉक आ गया तो फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द अंपायर। ठीक है, अब जो भी आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है कॉपी भेजने का अपने को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एंड कंसिलिएशन ऑफिसर को, दो बात याद रखना कि इस टाइम दौरान या ट्रिब्यूनल या जब भी मैटर गया हुआ है ना ही हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं ना ही हम लोग लॉकआउट कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन एक्ट विल नॉट अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर केस। समझ आया? तो अब है ना इंडिविजुअल शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं आप लोगों को वो लोग ये वाले टॉपिक से। ठीक है, तो पहला था अपने पास में आर्बिट्रेशन, अब सेकंड वाला आएगा देखो कंसिलिएशन। नाउ कंसिलिएशन ऑफिसर अगेन अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या रोल होगा इनका, क्या होगा बताओ? कंसिलिएशन या कंसिलेटर क्या करता है? दोनों पार्टीज को इंडिपेंडेंटली दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है और दोनों में समझौता लाने का काम करवाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मीडिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो रोल क्या होगा हमारे कंसिलेशन ऑफिसर का? तो मीडिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट होगा। नाउ स्कोप क्या होगा? तो हम ना ये आर्बिट्रेटर को या तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, या तो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकते हैं या परमानेंट टाइम पीरियड के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। इसका रोल, इसका स्कोप एंड इसका टेन्योर सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिन्होंने इनको कॉन्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। अच्छा, आर्बिट्रेटर के पास हम वॉलेंट्री गए थे, मतलब झगड़ा बहुत बड़ा नहीं था। कंसिलिएटर के पास भी हम लोग गए ना, झगड़ा छोटा मोटा था। अब झगड़ा बढ़ गया है, अब हम लोग है ना कोर्ट सेटलमेंट करने जा रहे हैं, मतलब कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं। तो देखो अब क्या आ गया यहाँ पे? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट आ गई अब। ठीक है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का होगा। फीचर्स ऑफ दिस कोड याद हो ना, तो उसमें लिखा था कि हमने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर्म किया है विथ 2 मेंबर्स, एक जुडिशियल मेंबर और एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जो जुडिशियल मेंबर होगा वही इस कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होगा। ठीक है, नाउ सी। अब अच्छा, इनका पर्पस क्या है बताओ? चाहे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो कि विद इन द कोर्ट सेटलमेंट हो, दोनों का पर्पस क्या होगा? एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट बेंच टाइप्स क्या होगा? तो या तो बोथ मेंबर की बेंच हो सकती है या सिंगल सिंगल मेंबर की भी बेंच हो सकती है। सिंगल मेंबर बोला तो या तो सिंगल जुडिशियल मेंबर या सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। ठीक है, अच्छा ये लोग क्या, अगर 2 मेंबर की बेंच है तो ये लोग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे? स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ा था अभी हम लोगों ने, डिसमिसल रीइंस्टेटमेंट पढ़ा था, स्ट्राइक लॉकआउट लीगैलिटी, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर या ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट, सब कुछ डिसाइड कर सकता है एंड सॉल्व कर सकता है हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, अच्छा ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन दिया उस डिसीजन को हम चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अगर ट्रिब्यूनल के ऑफिस में वेकेंसी हो जाती है या ट्रिब्यूनल ने जब डिसीजन दिया था तब वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। ठीक है, तो इन 2 रीजन की वजह से आप ट्रिब्यूनल की डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ सी, तो क्या बात किया हम लोगों ने अबाउट द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल? कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? गवर्नमेंट। पर्पस क्या होगा? कोई भी हो, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट होगा। ठीक है, कंपोजिशन क्या? तो 2 मेंबर बेंच, 1 इज जुडिशियल 1 इज एडमिनिस्ट्रेटिव। जो जुडिशियल होगा वही हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ये लोग क्या मैटर्स की बारे में बात करेंगे? स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन, देन हमारा स्ट्राइक लॉकआउट एंड क्लोजर एंड योर ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट। ठीक है, तो जो 2 मेंबर बेंच होगा ना वो ये सारे डिस्प्यूट्स के बारे में बात करेगा और इसको सॉल्व करेगा। अब मेंबर बेंच कैसी हो सकती है? तो सिंगल भी हो सकती है, 2 मेंबर भी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब इसके बाद भी अगर लोगों को कुछ कंप्लेन है तो फिर इसके बाद सीधा किधर जाने का? अपील फाइल करने,
ये नेशनल लेवल पे ऑलरेडी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट बचा, फिर अब उधर ही जाने का डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नेशनल लेवल पे है, कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास आप तभी जाओगे जब मैटर इतना बड़ा हो गया है विच इज नाउ अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट और द क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे आपने बात नहीं किया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चालू एक एस्टैब्लिशमेंट से हुआ, अब इस एस्टैब्लिशमेंट जो डिस्प्यूट हुआ है इसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री का काम बंद हो गया, तो इकोनॉमी पे इंपैक्ट आने वाला है। मोर देन वन स्टेट है एंड नाउ इट हैज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसी दो पर्पज में और इसी दो टाइम पे आप नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास मैटर को रिफर करोगे, ठीक है। अगेन इनका कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो आ गया 2 मेंबर बेंच, वन इज जुडिशियल वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेशनल लेवल पे है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तो इनके जो जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जुडिशियल मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट का जज, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है। नाउ डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो भी डिसीजन होगा वो कंसेंसस से आएगा। व्हाट इज कंसेंसस, टू पार्टीज अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग, ठीक है। अगर डिसअग्रीमेंट है तो वो डिसअग्रीमेंट के पॉइंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, गवर्नमेंट को ये पॉइंट दिए जाएंगे, गवर्नमेंट अब दूसरा जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करेगा और अब डिसीजन लिया जाएगा बाय द मेजॉरिटी। समझ में आया? तो ये आप लोगों का नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्पस, द पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज इट अफेक्ट्स मोर देन वन स्टेट और नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस। देन कॉम्पोजिशन अगेन 2 मेंबर बेंच, फर्स्ट इज जुडिशियल, अनदर वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव। क्वालिफिकेशन ऑफ अ जुडिशियल मेंबर, तो क्वालिफिकेशन होगा हाई कोर्ट का जज, एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ तो सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। अब इन लोगों के बीच में डिसीजन कैसे आएगा, तो जनरल रूल ऐसे आएगा कि हमारे कंसेंसस से डिसीजन आ गया, अगर नहीं आया तो पॉइंट्स को रिकॉर्ड करो, गवर्नमेंट को जाके दो, गवर्नमेंट दूसरा जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करेगा और फिर फाइनल डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाएगा। समझा? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब चाहे आर्बिट्रेटर हो, चाहे कंसिलिएशन ऑफिसर हो, ट्रिब्यूनल हो कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, इन सारे के सारे लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो ये सारी की सारी अथॉरिटी है, अपने आप में वेल कॉन्स्टिट्यूटेड है, तो ये लोग अपने खुद के प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वो रूल्स एंड कोड के ध्यान में रखते हुए होने चाहिए, मतलब लॉ को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए, बराबर। अच्छा, अगर कंसिलिएशन ऑफिसर को लगता है या कोई ऑथोराइज ऑफिसर को लगता है कि एम्प्लॉयर के प्रेमाइसेस में, एस्टैब्लिशमेंट में एंटर करना चाहिए, तो क्या वो एंटर कर सकते हैं? अच्छा, एंटर करके क्या करेंगे बताओ? सर्च एंड सीजर याद है, एविडेंस कलेक्ट करना और वहां से जो भी अपने को एविडेंस मिलते हैं वो सीज करके लेके आना, तो हम इसके लिए प्रेमाइसेस एंटर कर रहे हैं। अब लेकिन रीजनेबल नोटिस तो दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे रीजनेबल नोटिस देने का और हम लोग प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते हैं। ये सारी अथॉरिटी के पास पावर है ऑफ अ सिविल कोड। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास एडिशनल पावर है कि वो कुछ लोगों को एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो होगा ना, ट्रिब्यूनल और हमारा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट उनको हेल्प करने के लिए और असिस्ट करने के लिए एक्सपर्ट लोगों को भी अपॉइंट कर सकती है। अब मुझे बताओ बाय द वे, इधर एक्सपर्ट लोग कौन होंगे? लेबर लॉ में जो अच्छे से जानते होंगे वो, फाइनेंस वाले, लॉ वाले, मैनेजमेंट वाले, या इंडस्ट्री के कोई लोग भी हो सकते हैं, ताकि हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का काम एकदम आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, कंसिलिएशन ऑफिसर एंड मेंबर्स कौन होते हैं? एक पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। नाउ सी What will be, how will be the dispute solved? एडजुडिकेशन कैसे होगा? तो जब भी एक डिस्प्यूट होता है कंसिलिएशन प्रोसीजर चालू किया जाएगा, लेकिन डिस्प्यूट हुआ उसके विद इन 2 years कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चालू हो जाना चाहिए। आफ्टर 2 years करोगे तो नॉट अलाउड। सोचो अगर डिस्प्यूट हुआ है तो आप जल्द से जल्द उस डिस्प्यूट को सुलझाना चाहोगे, तो ऑलरेडी आपको 2 साल का टाइम दिया, अब आप उसके भी बाद में आते हो, मतलब ना या हो सकता है डिस्प्यूट सीरियस नहीं है या हमको वो मैटर को सुलझाना नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द रोल ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर? बात किया हमने, डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करो, दोनों के बीच में एक सेटलमेंट लाने का ट्राई करो। अब या तो सेटलमेंट आ जाएगा या सेटलमेंट नहीं आएगा। अगर सेटलमेंट आ गया तो क्या करने का? रिपोर्ट बनाने का, दोनों पार्टीज का उसमें साइन लेने का, इसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। यस, अगर डिस्प्यूट नहीं आया तो क्या लिखने का? डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने का कि कौन सी पॉइंट्स की वजह से दो पार्टीज में डिस्प्यूट नहीं आ रहा, पूरे के पूरे फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने का, और अब जाके कुछ भी केस हो ये रिपोर्ट को हमारी अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट को सबमिट कर देने का, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर दिस सेटलमेंट?
नॉर्मल केस होगा तो विद इन 45 डेज। अब नोटिस अंडर सेक्शन 62 क्या है? जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा ना, अब हमारा एक टॉपिक आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो मैं आपको बार बार बोल रही थी कि अगर लीगल स्ट्राइक पे जाना है तो प्री नोटिस देनी पड़ेगी, लॉकआउट करना है प्री नोटिस, कब देनी है, कैसे देनी है, सारे कंडीशन, जस्ट ये पॉइंट खत्म होगा फिर आने वाले हैं। सो अंडर 62 की बात करोगे तो ये सेक्शन किसके बारे में है? स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में। अगर स्ट्राइक और लॉकआउट के केस है तो नोटिस विद इन दैट सेटलमेंट विद इन 14 डेज। एक्सटेंशन करना है क्या? तो एक्सटेंशन कंसेंट ऑफ द पार्टीज के साथ में किया जाएगा। अगर अभी भी हमारा डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है तो हमारी पार्टी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है 90 डेज में डायरेक्टली टू द ट्रिब्यूनल। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या टॉपिक हुआ, ये टॉपिक बात क्या क्या कर रहा था? पहले तो अथॉरिटी कितनी कितनी वो बताओ। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, ऐसा समझ लो 4 अथॉरिटी है, 2 आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाली, 2 कोर्ट सेटलमेंट वाली। मतलब 2 आउट ऑफ कोर्ट वाली कौन सी? आर्बिट्रेशन कंसिलेशन। 2 विद इन द कोर्ट वाली कौन सी? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, आर्बिट्रेशन के पास जाना है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? दोनों पार्टीज आपस में वॉलेंटरीली म्यूचुअली डिसाइड करेगी। ठीक है, आर्बिट्रेशन एप्लीकेबल होगा, अग्रीमेंट आएगा तो रिटर्न में होगा, दोनों पार्टी साइन करेगी उस अग्रीमेंट में, और अग्रीमेंट में लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है। इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे तो एक अंपायर अपॉइंट करना पड़ेगा जो फाइनल डिसीजन लेगा। ठीक है, जो भी प्रोसीजर है हमको आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की कॉपी जाके देने की, किसको? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एंड कंसिलेशन ऑफिसर को। 2 और पॉइंट याद रखना, आर्बिट्रेशन के टाइम पे साइमल्टेनियसली स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं हो सकता। एंड लास्ट में ये याद रखना, arbitration and conciliation act will not apply to this particular case। ठीक है, conciliation officer बोला तो appointment done by appropriate government, काम क्या होगा? मीडिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, स्कोप एंड टेन्योर क्या होगा? या तो एक एरिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए, टेन्योर या तो टेम्पररी या परमानेंट, बट सब कुछ डिसाइड करेगा अपना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट पर्पस, एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सॉरी एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। कंपोजिशन विल बी 2 मेंबर बेंच, एक जुडिशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव। जुडिशियल अपॉइंट करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिस, सॉरी जुडिशियल मेंबर विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, अच्छा बेंच टाइप सिंगल भी हो सकती है, 2 मेंबर बेंच भी हो सकती है। ये लोग कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैंडल करेंगे? स्टैंडिंग ऑर्डर, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल, डिस्चार्ज, वो वाले। ठीक है, लेकिन अब अगर इनसे भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो सीधा मैटर जाएगा किसके पास में? नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास में। कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखने की गलती मत करना, नेशनल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब पर्पस क्या होगा? तो जब हमारा डिस्प्यूट इतना इंपॉर्टेंट हो गया और इतना बढ़ गया है कि अब वो एक से ज्यादा स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, या नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगेन द कंपोजिशन 2 मेंबर जज, 1 इज योर जुडिशियल, 1 इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव। जो जुडिशियल होगा वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, जुडिशियल में हाई कोर्ट का जज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में सेक्रेटरी लेवल ऑफ द ऑफिसर। ठीक है, नाउ द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल कैसे आएगा? कंसेंसस से आएगा, लेकिन नहीं आया तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस को लिखने का, गवर्नमेंट को जाके देने का, गवर्नमेंट दूसरा जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करेगा और फिर मेजॉरिटी से डिसीजन आएगा। समझा? समझा? फिर आपको कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन सबका प्रोसीजर दिया हुआ है। एक चीज याद रखना, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू करने जा रहे हैं, विच इज योर सेक्शन नंबर 62। ठीक है, नाउ प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। पहले तो इसको सबसे पहले एकदम इंपॉर्टेंट लिख दो, यहाँ पे आपको वो प्रोविजन दिया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको सीधा का सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम दिस टॉपिक। वो लोग आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट, या सीधा जो हेडिंग दिया हुआ है ना क्वेश्चन का वही पूछ लेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में प्रोविजन लिखो। पहले हम स्ट्राइक के बारे में कुछ रूल पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक मस्त बात आपको बताती हूँ। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक? कौन करता है स्ट्राइक? एम्प्लॉय करता है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? देखो 2 टाइप की स्ट्राइक होती है, एक लीगल और दूसरा इलीगल। लीगल बोला तो मतलब आपने ना सेक्शन 62 के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक किया, मतलब अपने वैलिड लीगल नोटिस दिया, सब बराबर किया और आप स्ट्राइक पे जाते हो, तो ये
स्ट्राइक कैसी होगी? लीगल स्ट्राइक होगी। इलीगल कब? जब खड़े खड़े यहाँ बैठे बैठे आप बोल दो मैं तो अब काम ही नहीं करूंगा, पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक, मैं आऊंगा लेकिन यहाँ मैं पूरा दिन आके बैठ के टाइम पास करूंगा, तो यहाँ पे भी तो काम बंद हो गया, सिजेशन ऑफ वर्क हुआ। क्या आपने यहाँ पे पहले से नोटिस दिया? नहीं। तो ये स्ट्राइक कैसी हो जाएगी? इलीगल। तो हम लिख देते हैं सेक्शन 62 नॉट कंप्लाइड। अच्छा, और एक स्टेप बताओ, अगर लीगल स्ट्राइक है तो क्या हमारा एम्प्लॉय इनको कंपेंसेशन या वेजेस देगा उस टाइम के लिए? लीगल है, लीगल स्ट्राइक, यस। लेकिन अगर इलीगल किया होगा, मतलब सोचो एक तो इलीगल स्ट्राइक पे जाओ, काम बंद करो, उसके बाद भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका एम्प्लॉयर आपको कंपेंसेशन देगा, होगा क्या? नहीं। समझ आया? समझा? अब हम स्ट्राइक के लिए प्रोविजन पढ़ते हैं। पहले के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति से पहले सुन लेना, जो भी लिखना करना है वो आप बाद में करोगे। देखो पहला क्या दिया हुआ है, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट शेल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें लिखा हुआ है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसमें एक पॉइंट ये भी लिखा होगा कि अगर आपको स्ट्राइक पे जाना है तो इतनी इतनी नोटिस देनी पड़ेगी या कंडीशन, अगर आप उसी को ही ब्रीच करते हो, वही कंडीशंस को तोड़ के स्ट्राइक पे जाते हो, तो क्या आप जा सकते हो? नहीं। इसीलिए वर्ड क्या यूज किया है? प्रोहिबिशन। अगर आपको स्ट्राइक पे जाना है तो आपको ये कंडीशन में से जो भी एप्लीकेबल कंडीशन होगी वो फॉलो करनी पड़ेगी। पहले की 2 कंडीशन क्या बोलता है वो देखो। सो सिंपल ऐसे समझ लो, नोटिस देने के आफ्टर 60 डेज बाद स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ओके, नोटिस देने के बिफोर 14 डेज आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। नोटिस दिया, नोटिस नोटिस अगर आपने आज दिया है तो आप नोटिस देने के आफ्टर 60 डेज, मतलब 60 डेज के बाद स्ट्राइक नहीं कर सकते। नोटिस देने के बिफोर 14 डेज आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, नोटिस आपने आज दिया है और आप 60 दिन के बाद स्ट्राइक पे जाते हो तो बहुत ज्यादा लंबा पीरियड नहीं हो गया? नोटिस आपने दिया और उसके पहले ही आप 14 दिन पहले ही स्ट्राइक पे चले जाते हो, बहुत शॉर्ट टाइम नहीं हो गया? तो हम लोगों को क्या करने का, नाउ फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोगों ने स्ट्राइक की नोटिस दिया 1 जैन को, ठीक है, और हमारा वर्कर 5 जैन को स्ट्राइक पे चला जाता है, बोलो लीगल की इलीगल? बिफोर 14 डेज चला गया है, बिफोर 14 डेज जाने का नहीं, तो क्या हो गई है स्ट्राइक? इलीगल। क्यों इलीगल हुई? बिकॉज वो बिफोर 14 डेज स्ट्राइक पे चला गया, नोटिस देने के ही बिफोर 14 डेज स्ट्राइक पे चला गया। अब अगर हम लोग बात करें कि ये 20th जैन को जाता है स्ट्राइक पे, 14 डेज के बिफोर नहीं जाने का है बट आफ्टर तो जा सकते हैं, और हायर साइड क्या देखोगे? 60 डेज। समझ में आया कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नोटिस देने के 60 दिन के बाद स्ट्राइक पे नहीं जाने का, 14 दिन पहले स्ट्राइक पे नहीं जाने का। दोनों ही जगह पे आप क्या देखोगे? नोटिस देने का डेट चेक करोगे। समझ में आया कुछ बात? तो पहले वाले कंडीशन में नोटिस देने के 60 दिन के बाद नहीं, नोटिस देने के बिफोर 14 डेज नहीं। समझ आया? अब नीचे की कंडीशन एकदम सिंपल। कंसिलेशन प्रोसीडिंग याद है? अभी हम लोगों ने जो अथॉरिटी वाला टॉपिक किया, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल वाला प्रोसीडिंग याद है जो अभी हमने किया? आर्बिट्रेशन याद है? अब हम लोग ने उधर ही अगर ध्यान हो तो क्या लिखा था, जब जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रहा है तब आप उसी सेम टाइम पे ना ही स्ट्राइक करोगे ना ही लॉकआउट करोगे, बराबर? अच्छा, तो जब चल रहा है पेंडिंग तब नहीं करोगे। और समझो अगर आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन या कोर्ट का डिसीजन आ गया, ठीक है, क्या उसके बाद भी आप स्ट्राइक पे जा सकते हो? डिसीजन आ गया मतलब हमारा झगड़ा सेटल हो गया है, तो अब झगड़ा सेटल हो गया है तो सेटल होने के बाद आप कैसे स्ट्राइक पे जा सकते हो? वो भी विद इन सर्टन नंबर ऑफ डेज। मतलब सोचो आज हमने हमारे बीच में झगड़ा सॉर्ट आउट किया, ठीक है, हमने बोला आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम बोले आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है, तो डिसीजन आ गया, सेटलमेंट भी हो गया, कल ही वापस हम अपने के अपने बैक टू रूटीन आ गए और हम लोगों ने वही सेम बात पे झगड़ा चालू कर दिया, चलेगा? स्ट्राइक पे गए चलेगा? नहीं। तो अब नीचे वाले प्रोसीडिंग देखो क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग। पेंडेंसी का मतलब जब तक हमारी कंसिलेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, एंड 7 डेज आफ्टर कंक्लूजन, मतलब जब पेंडिंग है तब नहीं जाने का, कंक्लूजन के 7 दिन बाद तक नहीं जाने का। ओके, नेक्स्ट, हमारी प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में पेंडिंग पड़ी हुई है, तब स्ट्राइक पे जा सकते हैं? नहीं। अभी बेचारा कोर्ट है ना, कोर्ट, तो कोर्ट के डिसीजन को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो ऊपर 7 दिन था, इधर 60 डेज आ गया,
ठीक है, मतलब जब तक ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा है तब तक नहीं जाने का, 60 दिन डिसीजन आने के बाद नहीं जाने का। ओके, लास्टली आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रहा है तब नहीं जाने का, और 60 डेज आफ्टर कंक्लूजन नहीं जाने का। समझ में आया? या फिर जब भी हमारे ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया होगा, यानी सेटलमेंट और अवार्ड दिया होगा, और वो सेटलमेंट और अवार्ड जब तक ऑपरेशन में है, मतलब क्या, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेटर ये बोलता है कि हमारा ऑर्डर वैलिड रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो क्या आप ये 3 मंथ, क्या हम ये बोल सकते हैं हमारा ऑपरेशन में है हमारा ऑर्डर, तो क्या हम इस टाइम पे स्ट्राइक पे जा सकते हैं? नहीं। समझा? वापस से सुनो, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, पहले की दो कंडीशन क्या बोली, नोटिस के 60 डेज बाद नहीं, नोटिस के बिफोर 14 डेज नहीं, ठीक है। सेकेंड, नाउ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, तो जब तक कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रहा है तब तक नहीं, 7 डेज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। ट्रिब्यूनल के पास, चाहे वो नेशनल ट्रिब्यूनल हो या वो हमारी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, जब तक मैटर पेंडिंग है तब तक नहीं जाने का, देन 60 डेज आफ्टर नहीं जाने का। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रहा है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जब तक चलेगा तब नहीं जाएंगे, 60 डेज आफ्टर कंक्लूजन नहीं जाएंगे, ठीक है। या फिर हमारी कोर्ट या अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन दिया होगा उसके सेटलमेंट या अवार्ड जो भी है, जब तक ऑपरेशन में है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। क्या हमको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं? ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स यस, याद रखने हैं। या वो लोग 5 मार्क का आपको ये पूरा क्वेश्चन पूछेंगे, या किसी भी एक पॉइंट पे वो लोग केस स्टडी बना के आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर हमने बोला, अगर हम ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो स्ट्राइक कैसा होगा? लीगल होगा, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछता है सिंपल कि कब हम एक स्ट्राइक को लीगल स्ट्राइक बोलेंगे, तो आप क्या लिखोगे? अभी सेक्शन 62 की कंडीशन लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछता है कि इलीगल स्ट्राइक कब होगी, तो आप क्या लिखोगे? सीधा ऐसा लिख दोगे, सेक्शन 262 का कंप्लायंस नहीं हुआ तो इलीगल। तो क्या करने का, वापस पूरी की पूरी कंडीशन लिखने की जो अभी हमने पढ़ी, फिर लास्ट में ये लिखने का या स्टार्टिंग में ऐसा लिखने का कि कंडीशंस रिटन अबव या कंडीशंस रिटन बिलो, जो भी है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इलीगल स्ट्राइक हुआ। समझ में आया कुछ मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया कुछ? तो ये होता है हमारा लीगल स्ट्राइक एंड इलीगल स्ट्राइक। ओके, अच्छा, अब क्या लॉकआउट के लिए हम लोगों को वापस ऐसे सारे डेज याद रखने पड़ेंगे? नहीं, एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड। लॉ ये बोलता है कि जो जो स्ट्राइक की कंडीशन होगी, सेम कंडीशन आर फॉर लॉकआउट। मतलब एक ही आंसर याद रखना है, स्ट्राइक के लिए पूछा तो भी ये लिखने का, लॉकआउट के लिए पूछा तो भी ये लिखने का, बट कुछ चेंज करना पड़ेगा, दो माइन्यूट चेंज करने पड़ेंगे। क्या बताओ? स्ट्राइक कौन करता है? एम्प्लॉय। और लॉकआउट कौन करता है? तो यहाँ पे जहां जहां स्ट्राइक वर्ड आया है उसकी जगह क्या लिखोगे, और जहां जहां एम्प्लॉय आया है वहां, एकदम स्मार्ट बच्चे, इसीलिए देखो अब क्या लिखा हुआ है, लॉकआउट के प्रोविजन सेम टू सेम एज स्ट्राइक। बट कभी कभी हमारी स्मार्टनेस नर्वसनेस में कन्वर्ट हो जाती है जब हम बेसिक बेसिक पॉइंट्स को भूल जाते हैं, जब एक साथ प्रेशर आता है सब कुछ याद रखने का, तब हो सकता है अगर हम लोग लॉकआउट में भी स्ट्राइक 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 हर जगह लिख के आए या एम्प्लॉय एम्प्लॉय लिख के आए तो गया फिर 5 मार्क। तो इसके अच्छा इसलिए मैंने वहां पे ये भी लिख दिया है कि प्रोविजन सेम है, खाली रिप्लेस करने का एम्प्लॉयर वर्ड को एम्प्लॉय से, स्ट्राइक वर्ड को लॉकआउट से। समझा? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आया? देखो नोट्स में उधर नीचे लिखा हुआ ही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली पढ़ने का काम करना है। डन? क्लियर? तो ये है आपका सेक्शन 62, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या हमको स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में कोई कंसर्न अथॉरिटी को भी नोटिस देना चाहिए? या फिर अगर हमारा एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जा रहा है तो किसको नोटिस देगा? लॉकआउट पे जा रहा है तो कौन किसको नोटिस देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, ठीक है। क्या हमको कंसर्न अथॉरिटी को भी नोटिस देने का कि नहीं? यस, ठीक है। अब देखो, एम्प्लॉयर मस्ट सेंड नोटिस टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी प्लस कंसिलिएशन ऑफिसर, किसके बारे में नोटिस? स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में। अच्छा, नोटिस नहीं, अगर हम लोगों को पहले से ही पता था तो सिर्फ इंटीमेशन देने का, ठीक है। अब कब देने का, मतलब स्ट्राइक खत्म हो गई, लॉकआउट खत्म हो गया, सब कार्यक्रम समाप्त, उसके बाद नोटिस देने जाओगे? सेम डे जब डिक्लेयर किया तब, ठीक है। एम्प्लॉय नोटिस देगा स्ट्राइक की किसको? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर नोटिस देगा लॉकआउट की किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। अब
अगर हमारा एम्प्लॉयर स्ट्राइक की नोटिस रिसीव करता है या वो खुद लॉकआउट पे जाता है, तो अब अथॉरिटी को कितने टाइम पीरियड में बताने का, विद इन 5 डेज बताने का, किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी एंड कंसिलिएशन ऑफिसर को भी। अच्छा, उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा कि हमने कितनी नोटिस रिसीव किया उस दिन पे, उसके बारे में लिखा होगा। ठीक है, सो प्रोसीजिंग क्या बोलता है। अच्छा, नोटिस किसके बारे में दे रहे हैं हम लोग, स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, पहला तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, स्ट्राइक लॉकआउट जो भी सिचुएशन है। क्या हम साथ साथ में अथॉरिटी को भी दे रहे हैं, यस। अथॉरिटी को हम लोग कौन सी अथॉरिटी को दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसिलिएशन ऑफिसर। कितने दिन में दे रहे हैं, तो विद इन 5 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस। और नोटिस देने के साथ साथ हम एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ नोटिस आर रिसीव्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है, अब मुझे बताओ, व्हेन यू विल कॉल अ स्ट्राइक और अ लॉकआउट एज इलीगल। अभी पढ़ा हम लोगों ने, कब इलीगल हुआ, यस, विदाउट नोटिस, या हम सिंपल बोल लेते हैं जब सेक्शन 62 का वायलेट हुआ, बराबर। यानी स्ट्राइक किया विदाउट नोटिस, स्ट्राइक किया ड्यूरिंग कंसिलेशन, लॉकआउट किया ड्यूरिंग ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट भी हमारी स्ट्राइक और लॉकआउट को प्रोहिबिट करती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम लोगों ने फिर भी स्ट्राइक या लॉकआउट कंटिन्यू किया, तो क्या हो गया, ये इलीगल। ठीक है, नाउ व्हेन इट इज नॉट अज्यूम्ड एज इलीगल, ओके। पहला, इट वाज स्टार्टेड, मतलब जब स्टार्ट किया तब लीगल स्टार्ट किया था, मतलब सेक्शन 62 का कंप्लायंस करते हुए चालू किया था, ओके। और उसके बाद क्या हुआ ना, पहले से, अच्छा, स्ट्राइक पहले से चल रही थी और फिर हम लोग मैटर को ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के पास लेके गए। क्या हमने जानबूझ के जब आर्बिट्रेटर और ट्रिब्यूनल के पास गए तब स्ट्राइक चालू की, नहीं। स्ट्राइक कब से चल रही थी, पहले से। ठीक है, तो ये इलीगल नहीं हुई, ओके। अब देखो, मस्त बात लिखा हुआ है, लॉकआउट इज ड्यू टू इलीगल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक इज ड्यू टू इलीगल लॉकआउट। मतलब एम्प्लॉयर ने हमारे एम्प्लॉय के सामने, अब हमारे एम्प्लॉय इलीगल स्ट्राइक बोला तो एम्प्लॉय गलत थे कि सही थे, गलत है ना भाई, इलीगल है तो गलत ही है ना। अगर हमारा एम्प्लॉय गलत है, उसके सामने अगर हमारा एम्प्लॉयर लॉकआउट डिक्लेयर कर देता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मुझे पहले नोटिस नहीं दिया, तुम सीधा सीधा अगर स्ट्राइक पे जा सकते हो, तो मैं लूंगा बदला। ठीक है, अब बदला कैसे लूंगा, तो मैं कल से मेरी एस्टैब्लिशमेंट को ताला मार दूंगा। कौन सही कौन गलत, एम्प्लॉयर सही है ना, क्योंकि एम्प्लॉय गलत था, बराबर। अब रिवर्स कर दो केस को, एम्प्लॉयर गलत था एंड उसके सामने एम्प्लॉय ने सही करने के लिए स्ट्राइक कर दी। सिंपल, यहाँ पे इलीगल स्ट्राइक थी, इसीलिए एम्प्लॉयर ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट में ताला मारा और बोला कल से हम लोग नहीं आएंगे। अब स्ट्राइक हमारा लॉकआउट, अभी क्या हुआ ना, हमारे एम्प्लॉयर ने पहले गलत काम किया, क्या किया, इलीगल लॉकआउट डिक्लेयर करके ताला मार के अपनी एस्टैब्लिशमेंट से चला गया। उस चीज को रोकने के लिए या उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए हमारे एम्प्लॉय ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। समझ में आया, कुछ समझ में आया। तो क्या ये इलीगल स्ट्राइक या इलीगल लॉकआउट हो गया, नहीं, मस्त, एकदम मस्त। नाउ सी वन मोर थिंग, क्या हम लोग इलीगल स्ट्राइक या इलीगल लॉकआउट को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग दे सकते हैं कि नहीं लगाओ और पैसा लगाओ, थोड़े दिन और स्ट्राइक पे जाओ, थोड़े दिन और लॉकआउट पे जाओ, बंद कर दो, काम बंद कर दो, नहीं ना। तो एग्जाम्पल भी मैंने दिया है यहाँ पे, देखो, कोई भी यूनियन इलीगल स्ट्राइक को फंडिंग के लिए पैसा नहीं दे सकती, कंपनी कोई भी इलीगल लॉकआउट को प्रमोट करने के लिए पैसा नहीं दे सकती। ऐसा होता है ना, दो जन का झगड़ा होता है तो हमेशा तीसरा जन एकदम फायदा उठा रहा रहता है, बीच में एकदम मजे ले रहा रहता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो कि दो जन का झगड़ा हो रहा है और बढ़ाने के लिए हम उसको और पैसा दे रहे कि जाओ और स्ट्राइक कर, जाओ और लॉकआउट कर, मैं तेरे को पूरा का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला हूँ, भाई गलत बात है ना ये। ऐसा काम करने का क्या, दो जन बीच में झगड़ रहे हैं तो ऐसा खड़े रह के देखने का नहीं या उसको उत्साहने का नहीं, क्या नहीं नहीं मार 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 उसको और मार, तो यहाँ पे ना फाइनेंशियल एड देने का बात नहीं आएगा। ठीक है, सो प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर इज एन इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट। समझ आया। तो क्या क्वेश्चन में बात किया हम लोगों ने, क्वेश्चन में हम लोग ने ये बात किया कि पहले तो हमने देखा कि कब एक स्ट्राइक लीगल होती है, कब एक लॉकआउट लीगल होता है। स्ट्राइक कब लीगल होती है, अब इसका सेक्शन 62 प्लीज याद रखो तो तुम एक वर्ड में आंसर लिख पाओगे। कब लीगल होती है, सेक्शन 62 फॉलो किया है तो अभी सेक्शन 62 क्या है, तो जिसमें कंडीशन लिखी हुई है स्ट्राइक की, वो वाली। अच्छा, लॉकआउट कैसे लीगल होगा, हईला लॉकआउट के बारे में तो हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया, नोट्स में भी कहीं पे लिखा नहीं है, गए हमारे 5 मार्क्स, क्या करेंगे आप,
इसीलिए देखो मैंने एकदम क्लियर और लिख दिया पहले से कि लॉकआउट की कंडीशन आज सेम एज स्ट्राइक थी, क्योंकि मैं बोलती खाली आपको तो आपको याद तो रहता नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि प्रूफ रहेगा। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लॉकआउट कौन से वाले केस में लीगल हुआ? तो जब सेक्शन 62 का कंप्लायंस कर रहे हैं तब। क्या हमने सेक्शन 62 पढ़ा? यस। और तुमको और तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने वहां पे ये भी लिख दिया कि भाई स्ट्राइक की जगह वर्ड रिप्लेस कर दो लॉकआउट, एम्प्लॉयर के जगह लिख दो एम्प्लॉय। इसके बाद भी अगर आप गलती करते हो सो आई एम सॉरी टू से कि गलती, मैंने तो कुछ बोला नहीं, तुमने अपने आप अज्यूम किया। अब नेक्स्ट वाला देखो, नोटिस और इंटीमेशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। क्या हमारे एम्प्लॉयर एक दूसरे को बताएंगे देख मैं जा रहा हूँ, देख मैं जा रहा हूँ? यस। क्या हम अथॉरिटी को जाके बताएंगे देख हम लोग जा रहे हैं? यस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कंसलेशन ऑफिसर दोनों को बताया जाएगा। अब इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट कब होगी? जब सेक्शन 62 का वायलेशन होगा, ठीक है। इलीगल कब नहीं होगी? जब चालू की थी तब लीगल थी, प्रोसीडिंग उसके बाद चालू हुई है। हमने इलीगल लॉकआउट रोकने के लिए स्ट्राइक किया, हमने इलीगल स्ट्राइक को रोकने के लिए लॉकआउट किया, तो ये इलीगल नहीं है। अब दो जन के बीच झगड़ा हो रहा है तो तीसरे जन को इस झगड़े का फायदा नहीं उठाने का, मतलब उसको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करने की। क्लियर। बस वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द चैप्टर फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। सबसे पहले अब मुझे आप लोग फटाफट से वापस मतलब बताओगे ले ऑफ का। व्हाट इज ले ऑफ? कल ही डेफिनेशन पढ़ा था। एक ले ऑफ बताओ, एक डीम्ड ले ऑफ बताओ। अब मैं ही बताऊंगी, समझ में आ गया मुझे, ठीक है। ले ऑफ का मतलब क्या हुआ? फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क टू द एम्प्लॉयज। रीजन क्या होते हैं? शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल, अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है, या फिर नेचुरल कैलामिटी आ गई है, बराबर। तो ये केस में ले ऑफ हुआ। डीम्ड ले ऑफ कब होता है? जब हमारा एम्प्लॉयर हमारे एम्प्लॉय को काम देगा करके बुलाता है, विद इन 2 आवर्स ऑफ बीइंग अराइवल एट वर्क कोई भी काम नहीं देता, ले ऑफ हुआ कि नहीं हुआ? ये अच्छा। अगर हमारा एम्प्लॉयर उसको सेकेंड हाफ में बुलाता है तो अगर सेकेंड हाफ में काम दे देता है तो कितने दिन का ले ऑफ हुआ? आधे दिन का, ठीक है। सेकेंड हाफ में बुलाता है फिर भी काम नहीं देता है, फिर भाई फिर पूरे दिन का ले ऑफ हो गया। पूरे दिन की हम लोगों को बेसिक वेजेस प्लस डीए चाहिए, ठीक है। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या? तो रिट्रेंचमेंट का मतलब ये कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, बट रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देने के साथ किया। क्या वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिट्रेंचमेंट होता है? क्या सुपर एनुएशन रिट्रेंचमेंट होता है? नहीं। फिक्स टर्म एम्प्लॉय को अपॉइंट किया था, टर्म खत्म हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया। अगर किसी एम्प्लॉय की कंटिन्यूअस इल हेल्थ रहती, कंटिन्यूअस एम्प्लॉय बीमार रहता है, रिट्रेंचमेंट हो गया? नहीं। तो ऐसे सारे केसेस में हम लोग रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। क्लोजर का मतलब क्या हुआ? बंद कर दिया, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। क्या मैंने सारी डेफिनेशन राइट बोली? क्या मैं आपके भी हाथ पे एग्जाम में लिख दूं सब कुछ? वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो, अब देखो क्या दिया हुआ है। तो हम जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वो लोग ये बता रहे हैं कि वो सेक्शन इन एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, एक स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, एक स्पेशल नेचर की एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, लार्ज एस्टैब्लिशमेंट बोला तो वो लोग में के यहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं? मिनिमम 300 वर्कर। स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट बोला तो उधर कितने लोग काम कर रहे हैं? लेस देन 50 वर्कर। स्पेशल बोला तो सीजनल या इंटरमिटेंट नेचर की हुई तो वहां पे हम लोगों का ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर वाला चैप्टर अभी जो प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ आया? बस थोड़ी देर और रुक जाओ, चैप्टर खत्म होने आया है। फटाफट से देखो, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर। ले ऑफ का मतलब समझ गया, रिट्रेंचमेंट याद रहेगा, एंड क्लोजर भले तुम मेरे सामने मत बोलो बट प्लीज एग्जाम में लिख के आना। वहां पे ऐसे मत बैठना, कोई नहीं आने वाला लिखने के लिए, कोई तुमको फाइनेंशियल एड सॉरी हेल्प नहीं करने वाला लिख के देने की, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखना डेफिनेशन। अब हमने पहले तो क्या बताया, चैप्टर चालू हो, प्रोविजन चालू हो, उससे पहले हमने बता दिया प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लार्ज एस्टैब्लिशमेंट, स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट। लार्ज एस्टैब्लिशमेंट मतलब मिनिमम 300 वर्कर, स्मॉल मतलब लेस देन 50 वर्कर, और स्पेशल नेचर मतलब सीजनल और इंटरमिटेंट। समझेगा? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो। अच्छा, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आएगा वो देख लो। एफएमपी आएगा। एफएमपी का मतलब हुआ दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री, इट इज कॉल्ड एज माइन एंड इट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन, ठीक है। अब आपको ना एक डेफिनेशन दिया हुआ है कंटिन्यूअस सर्विस का, ठीक है। मतलब हम लोगों को ना यहाँ पे कंटिन्यूअस सर्विस का टॉपिक दिया हुआ है।
अगर तुमको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो कंटिन्यूस सर्विस हमने ग्रेचुइटी के अंदर पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि हमारा वर्कर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 इयर्स करता है तो वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाता है, बराबर। सोचो एक पेज की पूरी डेफिनेशन वापस मॉड्यूल में दी है, क्या हमको वो डेफिनेशन वापस से पढ़नी है? नहीं, क्योंकि मैंने देखो लिख दिया सेम एज डेफिनेशन विच इज गिवन इन योर ग्रेचुइटी, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, कौन सा वाला बताओ? वहां पे पता है एस्टैब्लिशमेंट विच वर्क्स फॉर लेस देन 6 डेज अ वीक के लिए कुछ डेज दिए हुए थे, है ना, 1 ईयर में भी दिया था और 6 मंथ्स के लिए भी दिए थे। बस आप वो पॉइंट को एलिमिनेट कर देना, अगर आपको डेफिनेशन आया कंटिन्यूस सर्विस का तो वो पॉइंट में ना आप लोग वो जो लेस देन 6 डेज अ वीक वाली एस्टैब्लिशमेंट है उसको एलिमिनेट कर दोगे तो आप लोगों का कंटिन्यूस सर्विस एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बन जाएगा। समझा कुछ? तो क्या हमको वापस एक डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है? नहीं, क्यों? डेफिनेशन इज सेम एज ग्रेचुइटी वाला चैप्टर। क्या मैंने अपने मन से लिखा है सेम एज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एज इन ग्रेचुइटी? नहीं, ये हमारे मॉड्यूल में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो डेफिनेशन से मिलता जुलता है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। तो अपने लिए ना एक पूरा का पूरा पेज कम हो गया पढ़ना। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखो। नाउ व्हाट इज गिवन हियर इज सी, क्या हमारे वर्कर के साथ ले ऑफ होता है, रिट्रेंचमेंट होता है या क्लोजर होता है, क्या उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए? भाई देखो उसको क्लोजर तो नहीं मिला, क्लोजर तो मिला ही नहीं, बीच में से उसको जाना पड़ा, तो भाई कुछ तो कंपेंसेशन ही दे दो, क्लोजर ना दो बट कंपेंसेशन तो दे दो। तो हमारे वर्कर का राइट है कंपेंसेशन रिसीव करने का। बट अभी समझो, हमारा वर्कर कल ही ज्वाइन किया एस्टैब्लिशमेंट और अगर आज ही हमारी एस्टैब्लिशमेंट बंद हो जाती है तो क्या एक दिन में कंपेंसेशन मिल जाएगा? मतलब इतना आपने क्या महान काम कर लिया एक दिन में? नहीं ना। तो कम से कम हमारे वर्कर को 1 साल का सर्विस करना था, ये उसकी एलिजिबिलिटी थी, इतना करता है तब वो एलिजिबल होता है फॉर कंपेंसेशन। और कौन सा वर्कर एलिजिबल होता है पता है? बदली वर्कर नहीं होना चाहिए और कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए। बदली वर्कर मतलब क्या पता है? एक वर्कर को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा वर्कर आ रहा है ना टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, उसको बदली वर्कर बोलते हैं, ठीक है। बदला नहीं बोल रही मैं, बदली वर्कर बोल रही हूँ, ठीक है। और कैजुअल वर्कर का मतलब वही हुआ जो टेम्पररी नेचर के लिए काम करता है। देखो भाई, टेम्पररी वर्कर और जो बदल रहा है, सबकी जॉब की जगह आ रहा है, उसका खुद का ही एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं है, तो किस बात का कंपेंसेशन दोगे आप? समझा? तो यहाँ पे जो वर्कर एलिजिबल है वो कौन सा वाला वर्कर? बदली वर्कर नहीं होना चाहिए, कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए, कितने टाइम के लिए काम किया होना चाहिए? नॉट लेस देन 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। कितना कंपेंसेशन मिलेगा? 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए, और जितने दिन उसको ले ऑफ किया गया पूरे दिन का मिलेगा, लेकिन भाई उसमें अगर बीच में संडे वनडे आता है तो उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है जहां पे आपका दिमाग घूम सकता है थोड़ा सा, मैं पॉइंट पढ़ती हूँ फिर समझाऊंगी। इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओके, अ वर्कर इज लेड ऑफ फॉर मोर देन 45 डेज, एक साल में अगर वर्कर को 45 डेज से ज्यादा ले ऑफ किया है, मतलब घर बिठाया है, तो आप लॉजिकली क्या बोलोगे? उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, है ना। क्यों नहीं मिलना चाहिए बोल रहे हो? मिलना चाहिए ना। अभी देखो इधर क्या लिखा है, नो सच कंपेंसेशन शैल बी पेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। उसमें भी देखो कौन बोल रहा है? इफ देर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर, मतलब एक तो 45 डेज से ज्यादा घर बिठाया, उसके बाद भी हमारे एम्प्लॉयर एंड वर्कर के बीच ऐसा अग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमारा वर्कर सामने से बोलता है कि भाई मुझे ना पैसा नहीं चाहिए, कंपेंसेशन नहीं चाहिए, वर्कर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा होगा? समझ आया? कुछ समझ आया? क्यों मार रहा होगा वो बताती हूँ। 45 डेज से ज्यादा अगर उसको ले ऑफ किया तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसको अब रिट्रेंच कर दिया जाएगा। मतलब सोचो ना, 45 डेज से ज्यादा काम ही नहीं है और उस वर्कर के लिए काम जनरेट नहीं हो रहा, तो उसको क्या कर देगा हमारा एम्प्लॉयर? फाइनली टर्मिनेट कर देगा। तो वर्कर के पास 2 ऑप्शन है, मुझे बताना कम अफेक्टिंग या कम नुकसान वाला कौन सा ऑप्शन है। 45 डेज के बाद भी अगर वो बिना कंपेंसेशन के लिए रुकता है, ठीक है, रुकता है इसी एस्टैब्लिशमेंट में से, वो काम से निकाला नहीं गया है, वो बेटर है कि वर्सेस उसको काम से ही निकाल दिया जाए। देखो जब वो बैठेगा ना, मतलब अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड रहेगा ना, तो अभी भले उसको टेम्पररी कंपेंसेशन या पैसा नहीं मिल रहा, बट जब सब चीजें ठीक हो जाएगी तो हमारे एम्प्लॉयर ने उसको काम से तो नहीं निकाला है, मतलब वो कंटिन्यू तो करेगा विद द होप दैट, इसीलिए ना वो अभी 45 डेज में कंपेंसेशन लेने के लिए मना करता है, विद द होप दैट उसको आगे काम मिलेगा और उसको आगे पैसा भी मिलेगा और उसका प्रोस्पेक्ट बेटर है।
ठीक है। लेकिन अगर उसको आज ही काम से निकाल दिया जाए और वो काम से निकल जाता है टेम्पररी बेनिफिट को इग्नोर करते हुए, क्या ये चीज सही है? अब सिचुएशन दोनों ही नुकसान वाली है। कम नुकसान किसमें हो रहा है? थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट के साथ रुक के वेट करने में। इससे अच्छा देखो एम्प्लॉयर ने निकाला तो नहीं है, कम से कम मेरे को रख के तो रखा है, जैसे ही काम चालू होगा तो मुझे वापस से काम दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे अग्रीमेंट हुआ है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कि 45 डेज के बाद भी अगर आपको हम लोग काम नहीं दे पा रहे तो हमारा वर्कर सामने से बोलता है कि ठीक है मुझे कंपेंसेशन नहीं चाहिए अभी के लिए, बट एक काम करो प्लीज मुझे रिट्रेंच मत करना। ओके। लेकिन अगर वर्कर को ड्यू टू एनी रीजन 45 डेज के बाद में रिट्रेंच कर दिया तो अब रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ले ऑफ का कंपेंसेशन बनता है ना उसका वही एडजस्ट कर दिया जाएगा इन फ्रंट ऑफ द रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। समझ में आया कुछ? पहला वाला पॉइंट क्या था? नॉर्मल सिनेरियो जिसमें उसको ले ऑफ का कंपेंसेशन मिलेगा। दूसरा वाला सिनेरियो क्या था कि 45 डेज से ज्यादा अगर उसको काम से निकाल दिया जाता है तो उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। सामने से वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में अग्रीमेंट हुआ है तब। ओके। बट अग्रीमेंट क्यों हुआ है? समझ में आया? हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि ठीक है काम मिलेगा, अर्निंग होगी, इसलिए अभी हम लोग टेम्पररी बेनिफिट को इग्नोर कर रहे हैं। समझा? लेकिन फिर भी अगर 45 डेज के बाद में निकाल दिया जाता है तो क्या करने का फिर? तो जो ले ऑफ का कंपेंसेशन होगा वही रिट्रेंचमेंट के कंपेंसेशन के सामने एडजस्ट कर दिया जाएगा। ओके। अब बदली वर्कर पड़ा था इधर, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है देखो। बदली वर्कर का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बोला आपको? एक एम्प्लॉय की जगह जो दूसरे एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, वो बदली वर्कर हो गया। बट बदली वर्कर ऐसे तो टेम्पररी हुआ ना। अब अगर वो भी 1 साल का सर्विस कंप्लीट कर देता है तो काहे का टेम्पररी वर्कर? फिर तो नॉर्मल वर्कर ही काउंट होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्कर हु इज एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ अनदर वर्कर हुज नेम अपीयर्स इन द मस्टर रोल बट शैल सीज टू बी रिगार्डेड एज बदली। मतलब बेचारा 1 साल 2 साल से काम कर रहा है फिर भी तो उसको टेम्पररी टेम्पररी करके चिढ़ा रहे हो, ऐसा अच्छी बात तो नहीं है ना। तो 1 साल का काम उसने कर दिया, उसके बाद उसको चिढ़ाने का नहीं कि भाई तू बदली है कल को बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो यहीं पे टेम्पररी नहीं है, अब वो परमानेंट हो गया है। ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? अभी हमने क्या पढ़ा? राइट ऑफ वर्कर्स फॉर द कंपेंसेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हेडिंग देखो क्या दिया हुआ है, वर्कर नॉट एंटाइटल टू कंपेंसेशन। ये लोग क्यों हमारा दिमाग घुमा रहे हैं? ओके। पहले बोलते कंपेंसेशन मिलेगा, दूसरे में बोलते कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक एस्टैब्लिशमेंट से हमारे वर्कर का ले ऑफ हुआ है बट अपना एम्प्लॉयर अच्छा है, उसको दूसरी जगह काम पे लगा देता है। सेम एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, सेम जगह पे हो सकती है, सेम स्किल सेट वाली भी हो सकती है, स्किल जिसमें सेम चाहिए वो। तो क्या इस केस में फिर कंपेंसेशन भी देने का? नहीं ना। कंपेंसेशन तो क्यों दे रहे थे? उसको घर बिठाया था हमने इसके लिए, अब घर बैठने की जरूरत पड़ रही है क्या? तो फिर कंपेंसेशन क्यों देने का? हमने जॉब लगाई ना तुम्हारी दूसरी जगह, एक तो जॉब भी लगाओ, अच्छा काम भी करो, फिर तुमको कंपेंसेशन भी दो। इससे अच्छा हम दूसरे एम्प्लॉय को नहीं भेज देते उधर काम पे। तो इसीलिए टॉपिक क्या बोल रहा है? वर्कर नॉट एंटाइटल फॉर द कंपेंसेशन। ठीक है। अब कंपेंसेशन कब नहीं मिलेगा? जब हमारे एम्प्लॉयर ने तो उसको जब दूसरी जॉब ऑफर की थी, बट अब ऑफर करने के बाद अगर हमारा वर्कर ना बोल दे तो क्या हम कंपेंसेशन देंगे? नहीं। दूसरा, हमने उसको काम पे रखा था, नॉर्मल वर्किंग आवर में उसको काम पे आना था, बट वो काम पे ही नहीं आता एक दिन तक, कम से कम एक दिन तक, तो भी भाई कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। अब हमारा जो ले ऑफ हुआ है, हमने उसको ले ऑफ क्यों किया पता है? क्योंकि वो भाई ना स्ट्राइक पे चले गए थे, या वो काम पे तो आते थे बट इतना धीरे 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 काम करते थे जिसकी वजह से हमने उसको ले ऑफ कर दिया। ठीक है। तो भाई एक तो काम धीरे करे, नुकसान भी एम्प्लॉयर का, प्रोडक्शन भी ना हो, बुला के कंपेंसेशन दोगे? नहीं। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या लिखने का यहाँ पे? वर्कर नॉट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। जब हमने आपको ऑल्टरनेटिव जॉब दी थी, मना किसने किया? वर्कर ने। तो एम्प्लॉयर कंपेंसेशन देगा? नहीं। काम पे आपको रखा था, आप खुद ही काम पे नहीं आते, तो हमारी गलती है? नहीं। फिर हमने काम से उसको क्यों निकाला? स्ट्राइक पे चला गया था और काम उसने बहुत ही धीरे 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 करते गया था, तो क्या उसको काम से निकाल दोगे? हाँ ऑफ कोर्स निकाल दोगे। कंपेंसेशन दोगे? नहीं। समझ में आया क्या कुछ? नेक्स्ट वाला कंडीशन, कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर। प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? पहले की बाद में, पहला पहला प्यार की बाद बाद वाला प्यार। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है?
प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? पहले होता है ना, सी बिफोर प्रिसीडिंग। अब क्या यहां मैं पहला पहला प्यार लिख दूं? ठीक है, अब याद रहेगा शायद तुमको। प्रेसिडेंट नहीं सुना यार, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? जानबूझ के नहीं बोलते ना एग्जाम के टाइम पे, फिर देखो तुम। अब देखो क्या दिया हुआ है, कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या? अच्छा, रिट्रेंचमेंट में हम लोगों को वर्कर को कंपेंसेशन देना है। कौन से वर्कर को? जो एक दिन पहले आया है उसको। किसको देंगे? जो कम से कम 1 साल का काम करता है उसको। देखो, या तो आप उसको प्री एडवांस नोटिस दो 1 महीने की, या अगर आप उसको कल के कल निकालते हो तो कंपेंसेशन दो। कुछ समझा? पहला पहला प्यार है। हम बात कर रहे हैं रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर की। अब रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर में प्रेसिडेंट, कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट की बात हो रही है। कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या हुआ? तो हमने क्या किया भाई, वर्कर को काम से निकाल रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? एम्प्लॉयर का। जानबूझ के कर रहे हो ना तुम लोग, जानबूझ के परेशान कर रहे हो ना। अभी रुको, अभी देखो फिर तुम लोग, रुको रुको। किसका नुकसान हो रहा है गाइस? एम्प्लॉइज का। थैंक यू सो मच। अगर एम्प्लॉइज का नुकसान हो रहा है तो कंपेंसेशन किसको देना पड़ेगा? जो काम से निकाल रहा है उसको। हमारे एम्प्लॉय क्या, चलो ठीक है। ये है हमारा लड़का और ये है हमारी लड़की। क्या है इसका नाम, क्या रखे हम लोग? देखो, मैं हमेशा लड़के का नाम मिस्टर एक्स रखना प्रेफर करती हूँ। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? ठीक है, रख देते कुछ भी। हाँ, जूही बोल रहे हैं लोगों। देखो अब क्या हुआ ना, ये समझ लो हमारा चिंटू एंड चिंटी। थैंक यू, इससे अच्छा ये बेटर है। अभी देखो क्या हुआ, ऐसा समझ लो मिस्टर एक्स, ठीक है, ये जो लड़के लोग होते हैं ना ऐसे, वो छोड़ के जाता है पहले, ठीक है, ऐसा मैं इस एग्जांपल के हिसाब से अज्यूम कर रही हूँ। अब देखो, लड़का सामने से छोड़ के जा रहा है, बोल रहा है हमारा कल से रिलेशनशिप खत्म, हमारा कल से रिलेशनशिप खत्म, अब हमको कंटिन्यू करना नहीं है, ठीक है। अब हमको कंटिन्यू नहीं करना है, हम करने वाले हैं ब्रेकअप, ठीक है, ऐसा समझ लो। वो दिल है और वो दिल टूट गया है। अब देखो हम कर रहे हैं ब्रेकअप, ठीक है। क्या लड़की छोड़ के जा रही थी? क्या लड़की के साइड से प्यार कम हुआ? क्या लड़की के कुछ भी बिहेवियर में कुछ भी चेंज? हाँ, कलेश बहुत करती थी वो, ठीक है, उसको इग्नोर कर सकते हो, बट क्या बाकी कुछ उसने किया? नहीं ना। छोड़ के कौन गया पहले? लड़का गया। नुकसान किसका हुआ? प्यार कौन कर रही थी? बस ये है हमारा एम्प्लॉयर और ये है हमारे एम्प्लॉय। सॉरी फॉर द वेरी इररेलेवेंट और वेरी इरेशनल कनेक्शन ऑफ द टॉपिक, बट ठीक है। अब देखो नुकसान किसका हुआ? छोड़ के कौन जा रहा है? निकाल कौन रहा है? एम्प्लॉयर। नुकसान किसका हो रहा है? प्यार किसने किया? रुकने के लिए कौन तैयार था? उसने बोला क्या मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं? नहीं, उसने तो बोला जन्मों जन्मों का साथ रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा रिलेशनशिप रहेगा। तो छोड़ के किसने किया ये सब? एम्प्लॉयर ने किया। तो भाई कुछ तो भरपाई करके दो, कुछ तो हमको क्लोजर दो। चलो अब तुम मुझे क्लोजर नहीं देते, तुम कोई रीजन नहीं देते कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, तो भाई पैसा ही दे दो उसके सामने, कंपेंसेशन ही दे दो उस चीज का। तो दैट इज कॉल्ड एज योर, क्या पढ़ रहे थे हम? कंडीशन प्रेसिडेंट टू द रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर। समझ में आया क्या? अच्छा, इसमें भी ना अगर रिलेशनशिप 1 दिन का होता, ठीक है, कैजुअल का भी कैजुअल रिलेशनशिप 1 दिन का, बहुत ज्यादा टाइम रिलेशनशिप टिकते हैं ना आजकल, 1 दिन का रिलेशनशिप चला, काय का कंपेंसेशन और काय का क्लोजर आएगा? कुछ नहीं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज कंडीशन प्रेसिडेंट टू द रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर। क्या बोला हम लोगों ने? भाई कम से कम वर्कर को भी तो 1 साल का काम करने का, 1 साल के लिए कंट्रीब्यूशन करने का, उसके बाद अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो भाई गलती एम्प्लॉयर की है। बट उसके भी उसमें कंडीशन ऐसी है कि भाई उसको मजबूरी निकालना पड़ रहा है, क्योंकि उसके घर वाले लव मैरिज अलाउ नहीं करते, दूसरे कास्ट की लड़की के साथ में मैरिज अलाउ नहीं कर रहे, तो बेचारे को ना छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसको मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा अभी? या तो 1 महीने का एडवांस में नोटिस दो, या फिर उसको वेजेस दे दो इन ड्यू ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। अगर आप वेजेस दे रहे हो, क्या इसको हम रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन बोलेंगे? यस। कितने टाइम का? 15 डेज इनटू एवरेज पे, सॉरी 15 डेज का एवरेज पे इनटू इयर्स ऑफ सर्विस। अब इयर्स ऑफ सर्विस मतलब क्या? 5 साल काम किया रहेगा, 2005 से मल्टीप्लाई करो, 5 years and 6 months होगा, तो वो ग्रेचुइटी वाला लॉजिक लगाना, फिक्स ही रहेगा।
5 years and 8 months होता तो 6 years हो जाता. मतलब if the part of the month is more than 6 months then it will be counted as a full year. समझ में आया? ओके. अब देखो क्या हो रहा है. ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप. अब देखो उसी के साथ हम पैचअप करने की बात कर रहे हैं. काम से जिस वर्कर को निकाला, अब उसी वर्कर का हम रीएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं. तो क्या हुआ ना, लड़के ने ब्रेकअप तो कर लिया. अब लड़के को देखो क्या होता है ना, लड़कों को लेट थोड़ा सा रियलाइज होता है. स्टार्टिंग में वो लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं कि अरे शांति मिल गया, एक खत्म हो गया, कोई मेरे को पूछेगा नहीं, मैसेज करो नहीं करो, सब शांति एकदम. लड़की लोगों को ना ऐसे टाइम लगता है, बट बाद में एक टाइम के बाद में दे बिकम नॉर्मल. ठीक है. अभी हमारे लड़के ने तो ब्रेकअप कर लिया. ठीक है. स्टार्टिंग में उसको बहुत मजा आया, ऐसे बहुत शांति लगी, नो कॉल नो मैसेज, मैं जहां घूमना चाहूँ, मेरे दोस्तों के साथ जाना चाहूँ, क्रिकेट मैच देखना चाहूँ, कोई मुझे मैसेज करके फोन करके परेशान नहीं कर रही. ठीक है. अब निकाल तो दिया हम लोगों ने, रिलेशनशिप खत्म कर दिया. अब हमको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं यार, जैसी भी थी भले कलेश ही करती थी लेकिन बहुत अच्छी थी. ठीक है. एकदम दिल की अच्छी लड़की थी. अब देखो क्या हुआ. अब हम क्या सोच रहे पता है, क्या इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए? मतलब कैसा दिल से आवाज निकलाना है. आई अग्री टू दिस पॉइंट. कोई एक बार ऐसा कर सकता है तो वो बार बार ऐसा चीज कर सकता है, तो सेकेंड चांस देना नहीं चाहिए. बट चलो प्यार बहुत ज्यादा था तो लड़की भी मान गई, एकदम इमोशनल थी वो, तो वेट ही कर रही थी कि कब लड़का सामने से आएगा. तो हमारे ना हाँ अभी ना देखो क्या किया, लड़के ने सोचा चलो सेकेंड चांस देते हैं. ठीक है. मुझे रिलेशनशिप मैंने खत्म कर दिया, मुझे रिलेशनशिप की वो याद आ रही है, वो आदत है मेरे को याद आ रही है. तो अब इसने क्या बोला कि मैं किसी नई लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाऊं. ठीक है. बेसिक से पूरी वापस शुरुआत करूं, वो लड़की को जानू पहचानू, कुछ नया प्रॉब्लम हो. इससे अच्छा जिसके मैं जानता था उसके साथ ही मैं अगर पैचअप कर लूं तो चलेगा. नहीं नहीं बोल रहे हैं तो चलेगा क्या? तो यहाँ पे ना देखो क्या हो रहा है, देखो दूसरे नए इंसान को ढूंढे. अच्छा एक चीज समझो, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम हर एक इंसान में होगी. कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट इंसान नहीं है. ठीक है. हमको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं दिखती, बट बाद में ना हमको फिर उसमें प्रॉब्लम दिखने लग जाती है. स्टार्टिंग में जो उनकी अच्छी चीजें दिख रही थी, जिसको देख के हमको बहुत प्यार आ रहा था, बाद में वही चीजों को देख के गुस्सा आता है. तो प्रॉब्लम क्या है ना, देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. तो हम किसी नए बुक को पढ़े और वो बुक को पढ़ने में टाइम जाए, नई चीजें समझे, इससे अच्छा क्या होगा, पुरानी बुक को ही पढ़ लेते वापस से. हाँ देखो ये बात भी सही है. अगर लाइफ में एडवेंचर चाहिए ना तो फिर दूसरी बुक पढ़ते रहो. अब देखो क्या होगा यहाँ पे. नाउ सी रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिट्रेंच वर्कर. क्या हुआ देखो, काम से तो निकाल दिया, कंपेंसेशन देके सब निकाल दिया. अब क्या हुआ है ना, थोड़ा सा गलती रियलाइज हो गई है एम्प्लॉयर को. तो अभी है ना वो क्या कर सकते हैं, अगर वो लोग रिट्रेंच करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर हायरिंग कर रहे हैं वापस से, हायरिंग का मतलब समझता है ना, लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं वापस से, बस बस ऐसा तोड़फोड़ नहीं करने का किसी की याद में. अब देखो, अब अगर वो लोग ना जिसको निकाल दिया था और 1 साल के अंदर अंदर ही रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो पहला चांस उनको दो जिनको तुमने धक्के मार के बाहर निकाला था, जो तुम्हारे लिए सुख और दुख में खड़ा था, तो पहले उनको चांस दे दो. गिव वन अपॉर्चुनिटी एंड गिव प्रेफरेंस. अगर फिर भी ठीक ना लगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के पास में जाओ, फिर बाद में नए एम्प्लॉय को हायर करो. समझ आया? तो इसको बोला जाता है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिट्रेंच वर्कर. समझा क्या? विद इन 1 ईयर अगर हम लोग फिर से हायरिंग कर रहे हैं तो जो जिसको निकाला था ना उसको पहले अपॉर्चुनिटी दो और प्रेफरेंस दो. इस केस में हम लोग उसको रीएम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. समझ आया? अब नेक्स्ट वाला देखो, वापस से कंपेंसेशन आया, बट ये कंपेंसेशन कौन से केस में, अगर एस्टैब्लिशमेंट का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या कंपेंसेशन देने का? भाई क्यों नहीं देने का, नोटिस कंपेंसेशन दोनों देने का. बट कंपेंसेशन कब नहीं देने का, भले एस्टैब्लिशमेंट ट्रांसफर हुई है बट उसकी सर्विस अफेक्ट नहीं हुई है, उसका काम अफेक्ट नहीं हुआ है, उसका टर्म कोई लेस फेवरेबल नहीं है, और न्यू एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द फ्यूचर कंपेंसेशन. तो अभी हमारा एग्जिस्टिंग वाला एम्प्लॉयर कंपेंसेशन देगा नहीं. अब क्या हो रहा है देखो, एस्टैब्लिशमेंट बंद हो रही है, क्लोज डाउन मतलब परमानेंट बंद हो रही है, तो भाई नोटिस देने का कि नहीं देने का?
कम से कम 60 दिन का तो नोटिस दो ताकि वो लोग दूसरी जगह जॉब ढूंढ पाए। तो एम्प्लॉयर मस्ट गिव 60 डेज प्रायर नोटिस टू गवर्नमेंट अलोंग विद द रीजन। अब ये कब नहीं देने का, गवर्नमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयज को भी जाएगा, कब नहीं देने का, जब 50 से कम वर्कर है या हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। 50 से कम वर्कर है मतलब ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होगा। वी आर नॉट सेइंग दैट कि नोटिस मत दो, बट इतने टाइम पीरियड पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम ही ऐसा होता है, आज काम है कल खत्म हो गया चेंज हो जाएगा, टेम्पररी नेचर का होता है, तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट है ना नोटिस देने का जो रिक्वायरमेंट है उसको वेव ऑफ कर सकती है, मतलब ना बोल सकती है। कब? जब एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉयर की ही डेथ हो गई या नेचुरल कैलामिटी हो गया। समझा? क्या अब हम इसमें भी कंपेंसेशन देंगे? अरे भाई क्लोज करके जा रहे हो, उसको दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ेगा, नुकसान होगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि हमको अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम एज रिट्रेंचमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने सेम एज रिट्रेंचमेंट लिख के आओ। क्या लिखने का सामने? ये वाला, वो 15 डेज वाला था ना ये। समझ आया? तो ये आपका पॉइंट बनेगा। अब क्लोजर, जो आप लोगों ने क्लोजर किया, ठीक है, क्लोजर अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस से है तो कंपेंसेशन कितना देना पड़ेगा पता है? 3 मंथ का एवरेज पे देना पड़ेगा और वो मैक्सिमम पीरियड का होगा, मैक्सिमम कंपेंसेशन का अमाउंट होगा। क्लोजर अनअवॉइडेबल हो सकता है, इस सारे केस में अनअवॉइडेबल नहीं है, मतलब बंद करना ही पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस है तो कंटिन्यू कैसे करेंगे? अगर बहुत ज्यादा स्टॉक अक्यूमुलेट हो गया है, पीरियड ऑफ लीज और लाइसेंस जो उनको मिला था वो खत्म हो गया, अगर माइनिंग ऑपरेशन कर रहे थे तो जो मिनरल्स थे ना वो एग्जॉस्ट हो गए, तो अब तो बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब माइनिंग इंडस्ट्री होगी तो वापस आपको कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन में भी कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, माइनिंग में हम अगर उसको ऑल्टरनेटिव जॉब दे रहे हैं विद इन 20 किलोमीटर और वो उसको सेम पे और सेम कंडीशन पे रखा जा रहा है तो कंपेंसेशन दोगे? नहीं। कंस्ट्रक्शन में भी कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है अगर 2 साल के अंदर अंदर काम खत्म हो जाता है, अगर 2 साल से ज्यादा लगते तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट देखो, वापस से आया स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। ठीक है, अच्छा नॉन एप्लीकेबिलिटी देखो क्या लिखा हुआ है, सीजनल कैरेक्टर, वर्क परफॉर्म इज ऑफ इंटरमिटेंट नेचर। एप्लीकेबिलिटी क्या? नॉट लेस देन 300 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में क्या काउंट करोगे? फैक्ट्री, माइन एंड प्लांटेशन। अब कंडीशन देखोगे तो देखी देखी लगेगी। ले ऑफ करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेगा कौन? एम्प्लॉयर। अब ये रीजन देख के कुछ याद आ रहा है? देखो जरा, ले ऑफ की डेफिनेशन के रीजन लिखे हुए, एक्सेप्ट फॉर दिस वन, ये दोनों हम लोगों ने ले ऑफ की डेफिनेशन में लिखे थे। अच्छा, अब ये रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल है तो गवर्नमेंट से परमिशन लोगे? आंसर इज नो। प्रोसीजर क्या होगा? गवर्नमेंट को जाके बताने का कि क्यों बंद कर रहे हैं, वो वर्कर को कॉपी देने की, गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, या तो वो आपको ले ऑफ करने की परमिशन देगा या परमिशन नहीं देगा। जो भी है टाइम लिमिट है विद इन 60 डेज, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम मान लेंगे कि हमको परमिशन मिल गई है। गवर्नमेंट का ऑर्डर कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? 1 साल के लिए। क्या गवर्नमेंट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है? यस। क्या वो ट्रिब्यूनल को रेफर कर सकता है? यस। इलीगल ले ऑफ कब होगा? जब हमारे एम्प्लॉयर ने एप्लीकेशन नहीं दिया या अगर गवर्नमेंट ने परमिशन देने से ना बोल दिया फिर भी हमारे एम्प्लॉयर ने ले ऑफ किया। ठीक है, क्या इस केस में वर्कर को फुल बेनिफिट मिलेगा? यस। ले ऑफ के केस में गवर्नमेंट उनको एग्जेम्प्ट कर सकता है कब? एक्सीडेंट या डेथ ऑफ एम्प्लॉयर हुआ। नो ले ऑफ इफ द सेम एम्प्लॉयर इज देयर, सेम टाउन या सेम रीजनेबल डिस्टेंस पे हमको जॉब मिल गई, नए स्किल्स की भी जरूरत नहीं है और सेम वेजेस पे जॉब मिला। समझ आया? अब आपको वापस दिख रहा है कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट, क्लोजिंग डाउन, बराबर। अभी तो हमने वो चीज पढ़ी बट वो किसके लिए थी? लेस देन 300 वर्कर के लिए। इधर देखो क्या लिखा है, मोर देन और इक्वल टू 300 वर्कर, लेकिन कंडीशन देखोगे तो सेम सेम मिलेगी। उधर 1 मंथ की नोटिस थी, इधर 3 मंथ नोटिस। बाकी की सब कंडीशन जो ले ऑफ के पॉइंट थे सेम टू सेम आएगा। कंपेंसेशन देखो उधर भी इतना ही था, है ना, यहाँ पे भी इतना ही दिया हुआ है। क्लोजर के लिए यहाँ पे आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी 90 डेज पहले। नॉट एप्लीकेबल अगर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। सेम कंपेंसेशन एज ऑफ रिट्रेंचमेंट, रेस्ट ऑफ द पॉइंट सेम एज योर ले ऑफ। समझ आया? बस 2 टॉपिक, चैप्टर खत्म। वर्कर रीस्किलिंग फंड, याद है हम लोगों ने फीचर्स ऑफ द कोड में एक रीस्किलिंग फंड बना था, मैंने आपको बोला था उधर भी इंपॉर्टेंट लिखना, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिख दो। रीस्किलिंग का मतलब क्या हुआ? रिट्रेंचमेंट किया है,
रिट्रेंचमेंट किया है मतलब अब वर्कर को हम लोगों को स्किल अपग्रेडेशन करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो उस स्किल अपग्रेडेशन के लिए हम जो उसको फंड देते हैं वो रीस्किलिंग फंड होता है। कितना अमाउंट दिया जाता है? 15 डेज का वेजेस दिया जाता है। कितने दिन में दिया जाता है? 45 डेज में दिया जाता है। क्या ये रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन में इंक्लूडेड है या इससे एडिशनल है? एडिशनल है, ठीक है। सो सी, टू सपोर्ट द रिट्रेंच वर्कर्स फाइनेंशियली प्लस स्किल डेवलपमेंट, कौन एस्टैब्लिश करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कितने दिन का फंड मिलेगा? 15 डे का वेजेस। कितने दिन में मिलेगा? विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट। समझ आया क्या? वन लास्ट टॉपिक देन वी आर डन। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस दिख रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर? गलत कंडीशन या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो लेबर के राइट्स को अफेक्ट करती है। तो दो टाइप की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो सकती है। एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो हमारा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर का ट्रेड यूनियन कर रहा है। एक गलत प्रैक्टिस जो वर्कर एंड ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। क्या है वो ये देखना। अच्छा, ये शॉर्ट नोट भी वो लोग आपको 5-5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अगर हम ट्रेड यूनियन के राइट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, डरा धमका के लॉकआउट पे जा रहे हैं या ट्रेड यूनियन को डिसमिस कर दे रहे हैं, या ना हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्कर की वेजेस को बढ़ा दे रहे हैं ताकि ट्रेड यूनियन का बार्गेनिंग पावर कम हो जाए। समझो, वर्कर की वेजेस अगर आप बढ़ा दोगे तो उनको ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्कर खुश होगा ना अपने पेमेंट से, तो वहीं पे यूनियन बनाने का कोई मतलब हुआ? तो तुमने जानबूझ के क्या किया, वर्कर की वेजेस बढ़ा दी ताकि तुम्हारे यूनियन का बार्गेनिंग पावर वीक हो जाए, ठीक है। सेकेंड, डोमिनेटिंग ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर ने अपनी यूनियन बना दी और वो लोग एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन को, अपनी ट्रेड यूनियन को फेवर कर रहे हैं। देन एम्प्लॉयर ने अपनी यूनियन बनाया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूनियन एक्टिविटी पे, मतलब यूनियन को ना कहीं पार्टिसिपेशन करने नहीं दिया जा रहा, फेवरेटिज्म हो रहा है, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, और जो सीनियर पोजीशन पे है उसको टाइम टू टाइम बार बार चेंज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, unfair dismissal, victimization, false charges, no natural justice and disproportionate punishment. Okay, now other practices क्या है? तो हमने ना काम पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया ताकि स्ट्राइक हम लोग खत्म कर सके। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, उससे स्ट्राइक कैसे खत्म होगी? कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ जाएंगे, मतलब परमानेंट लेबर का काम खत्म हो गया, मतलब उनको डर लगेगा कि भाई मेरी तो जॉब गई, तो ये लोग ने जानबूझ के किया, तो वर्कर क्या करेंगे, डर के मारे स्ट्राइक खत्म कर देंगे और बोलेंगे आप जो टर्म पे हम लोग को रखोगे हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। सेकंड, मैलेफाइड का मतलब क्या हुआ? रॉन्ग इंटेंशन और बैड इंटेंशन, बैड इंटेंशन में ट्रांसफर किया, मैलेफाइड। फोर्सिंग गुड कंडक्ट बॉन्ड आफ्टर स्ट्राइक, हमारा एम्प्लॉय ना जानबूझ के क्या कर रहा है कि अच्छी अच्छी रिलेशन या अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है, क्योंकि पता है वर्कर स्ट्राइक पे गया था तो उसके साथ गुड रिलेशन फेवर कर रहा है, फोर्स कर रहा है। वर्कर को टेम्पररी टाइम पीरियड पे रखा जा रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। टेम्पररी रखने से क्या नुकसान होगा वर्कर को? परमानेंट नहीं होगा तो उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे क्या जो हमने इस कोड में पढ़े थे? नहीं। नॉट इंप्लीमेंटिंग द अवार्ड और सेटलमेंट, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है फिर भी हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कलेक्टिव बार्गेनिंग रिफ्यूज कर रहे हैं, इलीगल लॉकआउट पे चले जा रहे हैं, ठीक है। ये किसके साइड से हुआ? एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन के साइड से। अब वर्कर के साइड से क्या हो रहा है देखो, वर्कर इलीगल स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। कोएर्शन या वायलेशन, मस्त देखो, डरा धमका रहा है या फिर ब्लॉकिंग कर रहा है। जैसे ये गेट है ना, गेट उधर सारे वर्कर खड़े हो जाए और किसी एम्प्लॉयर को या लोगों को अंदर ही ना आने दे, तो इसको बोला जाता है कोएर्शन, ब्लॉकिंग ऑफ द गेट। रिफ्यूजल टू बार्गेन, यूनियन बनाई है बट यूनियन है ना बार्गेन करने के लिए बनी है, नेगोशिएशन करने के लिए बनी है, बट दे आर नॉट रेडी टू डू द नेगोशिएशन, नेगोशिएशन नहीं करेंगे मतलब सेटलमेंट नहीं आएगा, ठीक है। कोएर्शन इन यूनियन सर्टिफिकेशन, अभी आपने वो रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन पढ़ा था, याद है? उसमें क्या हो रहा था पता है कि हम लोग हमारी ट्रेड यूनियन को सर्टिफिकेशन दे रहे थे, बट डरा धमका के या किसी के दबाव में सर्टिफिकेशन दिया, क्या ये फ्री विल और कंसेंट है? नहीं। अब मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप की स्ट्राइक बताती हूँ, ये बताया मैंने शायद पहले। गो स्लो एंड सिटिंग आफ्टर वर्क, सिटिंग आफ्टर वर्क में आप ऐसे बोल सकते हो पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक, है ना, इसमें हमारा वर्कर मास आता है और ऐसे बैठ जाता है, नो वर्क टू बी डन। गो स्लो मतलब जान मुझके इतना धीरे 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 काम करो कि आज के दिन में अगर हमारे पूरे दिन के लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक खत्म हो, दैट इज कॉल्ड एज गो स्लो, ठीक है। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, घेराव समझते हो, घेर लेना समझते हो। अभी तक क्या मस्त बात हुई है पता है, वर्कर और वर्कर के ट्रेड यूनियन ने ना एम्प्लॉयर को या मैनेजर को, जो भी मेन पर्सन है ना, उसके आसपास इर्द गिर्द उनको पूरा घेर लिया है, ठीक है। अभी एक एम्प्लॉयर है, एक बेचारा मैनेजर है,
उसके आसपास पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन या वर्कर ऐसे इकट्ठा होकर खड़ा हो गया है। क्या कर रहे पता है? ऐसे करके ना उसको बाहर जाने की परमिशन दे रहे, ना उसको इधर उधर हिलने की परमिशन दे रहे। अब घेराव करने से क्या होगा? वो डरता है, अभी एक अकेला क्या कर लेगा? धुरंधर तो नहीं है ना हम लोग, तो सबको साथ में हम लोगों ने एक साथ फाइट कर लिया। एक अकेला होगा बेचारा तो डर ही जाएगा। तो पूरा का पूरा यूनियन एंड वर्कर एक साथ आ गए और उस एम्प्लॉयर के आसपास घेराव कर दिया। तो ये भी कोएर्सिव एक्शन है। वो डर जाएगा एम्प्लॉयर, ठीक है, तो वो डर में या दबाव में आके जो हमारा वर्कर बोलेगा उससे बात माननी पड़ेगी। बट क्या ये सही सॉल्यूशन है? नहीं। देन हमारा वर्कर कोई भी मिसकंडक्ट करता है, एम्प्लॉयर के हाउस में जाके तोड़फोड़ करता है, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, या दूसरे लोगों को भी काम करने से मना करता है, खुद तो पढ़ना काम नहीं करना है, दूसरों को भी हम काम नहीं करने देंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिस फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर एंड ट्रेड यूनियन। समझ में आया? रुको भाई, एक चैप्टर बाकी है। अच्छा अभी सुनो, इसके क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट ना, वेयर इज अवर क्वेश्चन? सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्लीज देखो फटाफट से। चलो देखो, एक्सप्लेन द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग स्टैंडिंग ऑर्डर एंड इंडस्ट्रियल अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। क्या लिखोगे? लीगल फ्रेमवर्क है क्या स्टैंडिंग ऑर्डर का? यहाँ पे था ना, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था ना, एप्लीकेबिलिटी, प्रोसीजर, सबसिस्टेंस, अलाउंस, तो वो लिख दो। राइट्स, लायबिलिटीज, रजिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का एक बड़ा सा टॉपिक था, क्या था उसमें? रजिस्ट्रेशन कैसे करने का, उनकी राइट्स क्या, उनकी ड्यूटीज क्या, वो पूरा का पूरा लिखो। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ब्रिंग्स मेजर रिफॉर्म इन द लॉ रिलेटिंग टू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। क्रिटिकली एग्जामिन दिस प्रोविजन इंक्लूडिंग द रिवाइज थ्रेशोल्ड, कंपेंसेशन एंड नोटिस रिक्वायरमेंट। लास्ट का जो अभी टॉपिक था ना, जिसमें हम लोग ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर की बात कर रहे थे, कंडीशन प्रेसिडेंट टू दैट, वो पूरा का पूरा शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट, कौन सा सेक्शन? परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, discuss the dispute resolution mechanism provided under industrial relation code with specific reference to conciliation, voluntary arbitration, role of industrial tribunal। तो किसके बारे में लिखना है? 3 शॉर्ट नोट, एक ये एंड द थर्ड, ठीक है। डन। यहां पे हमारा कोड हुआ खत्म।